हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की जो सोशल स्टडीज है उसका एक चैप्टर है पावर शेयरिंग। ये सोशल स्टडीज के पॉलिटिक्स वाले पार्ट का है, उसको स्टडी कर रहे हैं। इस वाले चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हमें एग्जांपल दिया गया है बेल्जियम और श्रीलंका का, और बाद में हमें इंडिया में किस तरह से पावर शेयरिंग की गई है और वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज में किस तरह की पावर शेयरिंग की गई है, इसको समझाया गया है। तो पावर शेयरिंग क्या है वो समझते हैं सबसे पहले, और एनसीईआरटी को बेस मानते हुए ही चलते हैं। सबसे पहले देखो, इधर एक लाइन लिखी हुई है, आई हैव अ सिंपल इक्वेशन इन माइंड, शेयरिंग पावर इक्वल्स टू डिवाइडिंग पावर, वीकनिंग द कंट्री, व्हाई डू वी स्टार्ट बाय टॉकिंग ऑफ दिस, है ना। तो इसमें ये कहा गया है कि मेरे माइंड में छोटी सी इक्वेशन है कि जब पावर को शेयर किया जाएगा तो पावर को लोगों में बांटा जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, और डिवाइड करने पर तो पावर कम हो जाती है, यानी कि पावर कम हो रही है। तो जब पावर कम हो रही है तो हम पावर शेयरिंग को पढ़ ही क्यों रहे हैं, है ना। तो जैसे पावर शेयरिंग वर्ड आता है तो पावर शेयरिंग से मतलब ये समझ में आता है कि इसमें पावर शेयर कर दी गई, पावर डिवाइड कर दी गई, अलग अलग लोगों में बांट दी गई, तो सबकी पावर कम कम हो गई। तो जब पावर कम होने की बात आ रही है तो ऐसा कोई करना क्यों चाहेगा, तो उसका रीजन अपन समझते हैं दो एग्जांपल्स से। एक बेल्जियम है और एक श्रीलंका है। दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल पोजीशंस वाली कंट्रीज हैं। तो बेल्जियम की बात अगर करें तो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप का, और इसका जो एरिया है ना वो हरियाणा जो हमारा स्टेट है ना उसके एरिया से भी छोटा है। इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो चार कंट्रीज से इसकी बॉर्डर टच कर रही है, फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से। अगर चार कंट्रीज से इसकी बॉर्डर टच कर रही है तो डेफिनेटली इसके अंदर जो कल्चर आएगा वो चारों कंट्रीज से मिला जुला कल्चर आएगा। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। तो स्थिति बताई गई है बेल्जियम की कि अगर इसका एरिया देखा जाए तो हरियाणा से छोटा है, और पॉपुलेशन देखा जाए तो जो हमारा हरियाणा है उससे लगभग हाफ है, 1 CR के आसपास है। The ethnic composition of this small country is very complex. Ethnic composition मतलब वहाँ पे जो जो लोग रह रहे हैं, जिस कल्चर को वो फॉलो कर रहे हैं, उनके हिसाब से जब उन्हें बांटा जाता है तो उनका जो कंपोजिशन है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. तो पूरी जो बेल्जियम की पॉपुलेशन है उसका जो 59% पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। डच यानी कि नीदरलैंड के लोगों को डच कहते हैं और वहाँ की लैंग्वेज को हम डच लैंग्वेज कहते हैं। तो लगभग अगर 100 पीपल कंसिडर किए जाए पूरे बेल्जियम में तो उनमें से 59% ऐसे मिलेंगे जो फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं और डच लैंग्वेज को बोल रहे हैं। इसी तरह से अनदर 40% पीपल लिव इन वैलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। तो 59 के बाद जो बचे हुए 40% के आसपास लोग हैं, है ना, टोटल 99 हो गए, 1% और बचे, वो तभी देखेंगे कि कहाँ गए। तो 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो फ्रांस की जो लैंग्वेज है फ्रेंच उसको बोलते हैं। तो हमने देखा ना कि नीदरलैंड और फ्रांस और जर्मनी और लग्जमबर्ग के टच में है, और ये भी हमने सबसे पहले बात की थी कि जिनसे टच में है आसपास उस तरह का कल्चर आता है। तो यहाँ पर उस तरह का कल्चर देखने को मिल रहा है बेल्जियम में। बेल्जियम में 59% डच वाले लोग हैं, डच भाषा बोलने वाले लोग हैं, और 40% ऐसे लोग हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। फ्रेंच भाषा वाले लोग जिस एरिया में रहते हैं उसे वेलोनिया एरिया कहेंगे, और डच भाषा बोलने वाले लोग जिस एरिया में रहते हैं उसे फ्लेमिश एरिया कहेंगे। फिर बचे हुए 1% लोग ऐसे हैं जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन। तो यहाँ बेल्जियन का मतलब है बेल्जियम में रहने वाले, जैसे इंडिया में रहने वाले को हम इंडियंस बोलते हैं या बेल्जियंस है। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच while 20% आर डच स्पीकिंग। तो यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। पहली चीज तो कि बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है। दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो और तगड़ी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है कि नॉर्मली हमने बेल्जियम में क्या देखा, वाइडर पिक्चर में हमने देखा
कि 59% डच थे और 40% फ्रेंच थे, यानी कि ज्यादा जो मेजॉरिटी थी वो डच लोगों की थी और कम माइनॉरिटी फ्रेंच लोगों की थी। लेकिन अगर इनकी कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स को देखा जाए तो यहाँ फ्रेंच की मेजोरिटी है जो 80% है और 20% ही डच लोग हैं। और ये जो फैक्ट है ये आगे चलकर हमें बहुत काम आने वाला है कि जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स उसमें फ्रेंच की मेजोरिटी है और ओवरऑल कंट्री के अंदर डच की मेजोरिटी है। आगे देखते हैं, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ओवरऑल अगर बेल्जियम में देखा जाए तो मेजोरिटी किसकी है, डच की, और माइनॉरिटी किसकी है, फ्रेंच की। तो ओवरऑल जो 40% थे, हालांकि संख्या में कम थे, लेकिन उनकी जो कम्युनिटी थी वो ज्यादा रिच थी और ज्यादा पावरफुल थी। दिस वॉज रिजेंटेड बाई द डच स्पीकिंग कम्युनिटी who got the benefit of economic development and education much later। तो इससे जो डच कम्युनिटी के लोग थे ना वो थोड़े परेशान तो रहते ही थे, ऑब्वियस सी बात है कि संख्या में ज्यादा है, बहुमत में है, फिर भी उनके पास जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है वो थोड़ा लेट पहुंच रहा है, उनके पास वेल्थ लेट पहुंच रही है, तो उन्हें कुछ कुछ जलन सी महसूस हो सकती है। दिस लेड to tensions between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s। इस वजह से जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उनके बीच में 1950 से लेकर अगर 1960 के टाइम की बात की जाए तो उनके बीच में काफी टेंशंस अराइज हुई। द टेंशंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स मतलब ब्रुसेल्स में ये टेंशंस और ज्यादा थी, मोर एक्यूट का मतलब और ज्यादा थी। Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but a minority in the capital। तो कभी-कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रुसेल्स में स्पेशल प्रॉब्लम थी, वो क्या थी? सिंपल सी बात है, अभी हमने पहले बात करी थी कि ओवरऑल कंट्री में मेजॉरिटी डच की है, लेकिन जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स उसमें मेजॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की है। Let us compare this to the situation in another country। एक और कंट्री की बात साथ के साथ कर लेते हैं, वो कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका में भी दो तरह के लोग हैं मेनली, जैसे यहाँ पर दो तरह के लोग हैं मेनली, फ्रेंच हो गया और डच हो गया, थोड़े से जर्मन हो गए। ऐसे श्रीलंका में भी सिंगला बोलने वाले भी हैं और तमिलियंस भी हैं। इसके अलावा भी एक और तरह की कैटेगरी है, तो उन तीनों के बारे में अपन समझते हैं, लेकिन मेनली वहां सिंगला और तमिल की बात की जाएगी। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। एक आइलैंड नेशन है और ये कुछ किलोमीटर दूर ही है। जो हमारा तमिलनाडु है ना, इंडिया का तमिलनाडु स्टेट है, उससे कुछ ही किलोमीटर दूर पर है और इसकी जो पॉपुलेशन में लगभग 2 करोड़ है और लगभग हरियाणा के बराबर है। Like other nations in the South Asia region, Sri-Lanka has a diverse population। तो श्रीलंका में भी पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स है, अलग अलग विविधताओं से भरी हुई है, अलग अलग कल्चर मानने वाली है, अलग अलग पहनावा वाली है, अलग अलग खान पान के तरीके वाली है। ठीक है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंगला एंड द तमिल। सिंगला स्पीकर्स हैं लगभग, यानी सिंगला भाषा को बोलने वाले 74% लोग हैं और तमिल स्पीकर्स जो हैं वो 18% है ना। जैसे वहां पे अपन ने 50% और 49% और 1% देखा था, यहाँ 74% और 18% हुआ, तो लगभग ये अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 92% होगा। 7-8% बचा, वो दूसरा ग्रुप है, वो अभी अपन आगे बात करेंगे। अमंग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप्स। अब वो जो 18% वाला है ना, इसमें तमिल, उसमें भी 2 ग्रुप हैं। एक तो श्रीलंकन तमिल जिनका जन्म तमिलनाडु श्रीलंका में ही हुआ है और उनके पूर्वज, उनके जो डिसेंडर्स हैं वो वहीं के हैं, और एक है हमारे इंडिया से गए हुए तमिल जो उस टाइम कॉलोनियल रूल के टाइम पे वहां पे प्लांटेशन वर्क वगैरह के लिए गए थे। देखते हैं, तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल। तो जो तमिल वहीं के श्रीलंका के ही हैं उन्हें श्रीलंकन तमिल कहेंगे। वो लगभग 13% है। 18% में से बचा हुआ जो 5% है वो कहां से आया? The rest who forefathers came from India is plantation workers during colonial periods are called Indian Tamils। तो forefathers यानी कि पूर्वज कुछ ऐसे
तमिल्स हैं जिनके फोर फादर्स जो हैं वो इंडिया से आए थे। किस टाइम पे? जब कॉलोनियल रूल था ना, उस टाइम प्लांटेशन वर्क के लिए यहाँ तमिलनाडु से वहां श्रीलंका में भेजे गए थे, वो वहीं पर जाकर बस गए, तो उन्हें इंडियन तमिल्स कहा जाता है। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. तो अगर अपन मैप को देखें, ये वाला जो मैप है श्रीलंका का, तो ये जो श्रीलंकन तमिल हैं वो नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि इधर से इंडिया से ही ये आए, तो इधर वाले नजदीकी पोर्शन में ये ज्यादा जम गए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। Most of the Singhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus और Muslims। तो सिंगला स्पीकर जो पीपल हैं श्रीलंका में वो ज्यादातर बुद्धिस्ट है, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और जो तमिल्स हैं, है ना, दूसरी जो कैटेगरी है इनकी 18% वाली, वो या तो हिंदुइज्म फॉलो करती है या मुस्लिम को फॉलो करती है। There are about 7% Christians who are both Tamil and Singhala। तो 100% में से 92% तक तो हम पहले पहुंच गए थे, 74% और 18%। बचे हुए 7% ये हैं 99, और 1% ऐसे हैं जिन्हें डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, प्रॉपर कैटेगराइज उनको नहीं किया गया है। जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में ऐसी सिचुएशन होती तो क्या होता, और यहाँ श्रीलंका में क्या हुआ ऐसी सिचुएशन में, वो अपन समझते हैं। देखो, बेल्जियम का भी ये वाला एरिया, वो फ्लेमिश वाला एरिया आ गया, और ये वेलोनिया वाला एरिया आ गया, ये कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स आ गई, और ये जो लाइंस लगी हुई है वो जर्मन वाला एरिया आ गया। तो ये जो ब्रुसेल्स है वो ये है छोटा सा कैपिटल सिटी जहाँ पे फ्रेंच ज्यादा है, और ये फ्लेमिश एरिया ये वाला है जहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल है लगभग 59%, और ये वेलोनिया वाला रीजन है जहाँ पे फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं, और ये जो लाइन लगी हुई है ऐसे ब्लू लाइंस, वो जर्मन स्पीकिंग पीपल्स की है। अब देखो कि किस तरह से समझदारी दिखाई गई इनके द्वारा, डच कम्युनिटी वाला और इन सब के बारे में। जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस इन बेल्जियम ने क्या किया, द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो ऐसा किया जा सकता था कि जो बेल्जियम में डच कम्युनिटी थी उनके पास न्यूमेरिक एडवांटेज था, न्यूमेरिक मेजोरिटी यानी नंबर्स में मेजोरिटी थी, ज्यादा लोग थे उनके, तो उसका वो फायदा ले सकते थे और फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन को दबा सकते थे, जबरदस्ती उनसे अपनी बात मनवा सकते थे। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। अगर वो ऐसा करते तो कम्युनिटीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था 1950 से 1960 के बीच में, जो स्ट्रेस हो रहा था, वो टेंशन हो रहा था, वो और बढ़ता जाता। दिस कुड लीड टू वेरी मैसिव पार्टीशंस ऑफ द कंट्री, और इसकी वजह से देश का बहुत मैसी गंदे तरीके का पार्टीशन हो सकता था। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। ऐसा होने पर दोनों जो साइड्स थी, फ्रेंच वाली और डच वाली, ब्रुसेल्स जो अपनी कैपिटल सिटी थी उस पर अपना क्लेम करती, जैसा कि श्रीलंका में हुआ। In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country। तो यहाँ पर तो फिर भी 50 और 40 का रेशियो था, यही रेशियो था ना यहाँ तो, लेकिन वहां पर जो 59 और 40 का रेशियो था, लेकिन इसमें 74% और 18% का रेशियो था। श्रीलंका में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, तो श्रीलंका वालों ने इस डिफरेंस का फायदा उठाने की कोशिश करी, लेकिन बेल्जियम वालों ने इस डिफरेंस का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करी। तो पहले वाले पार्ट में हम केवल यही देख रहे हैं कि क्या क्या स्थितियां श्रीलंका और बेल्जियम में थी, और इतना मैंने आपको बता दिया कि श्रीलंका वालों ने, श्रीलंका में जो मेजोरिटी वाले पीपल थे उन्होंने बेनिफिट लेने की कोशिश करी, जबकि बेल्जियम के जो मेजोरिटी पीपल थे डच, उन्होंने बेनिफिट लेने की कोशिश नहीं करी, अपनी पावर को इम्पोज करने की कोशिश नहीं करी। तो क्या बेनिफिट हुआ और क्या नहीं, इसके बारे में अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।